हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर स्टडी क्लासेस पे। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मण यादव। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो बात करेंगे वो क्लास 10th के मैथ के बारे में बात करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बात करेंगे। इसके पिछले वीडियो में जो हमने एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बात किया और एक्सरसाइज 1.2 का जो पिछला क्वेश्चन है, यानी कि हम लोग तो इसमें तो 4 नंबर से जानेंगे, लेकिन पहले का जो है तीसरा दूसरा पहला वो हम लोग पिछले वीडियो में बात कर लिए, देखे हैं, समझे हैं। बहुत अच्छी तरह से मैं आपको उसमें समझाया हूँ। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जाके उसका लिंक मैं नीचे में दे दिया हूँ, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों एक बात है कि अगर क्लास 10th का मैथ पढ़ना है तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। मैं चैप्टर वाइज चैप्टर बना के वीडियो डालते रहता हूँ, यानी कि प्रत्येक दिन डाल दूंगा। आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। अगर जो भी प्रॉब्लम आएगा आपको तो वो आप क्या कीजिएगा, हमको कमेंट कीजिएगा, मैं उसके थ्रू आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि HCF 306 और 547 का 9 दिया हुआ है, यानी कि दो ये संख्या है और ये 306 और 657 का HCF हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? HCF कितना दिया हुआ? 9 दिया हुआ। यही दोनों संख्या का हमको कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी कि यही दोनों संख्या का क्या करना है? एलसीएम बराबर वाट दे दिया है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या, प्रश्न से हम लोग क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग प्रश्न से जानते हैं कि पहली संख्या बराबर 306 है। दूसरी संख्या है 657 और एचसीएफ भी हम लोग देख लेंगे कि 9 है और एलसीएम भी देख रहे हैं कि कुछ नहीं है। ठीक है। तो एलसीएम निकालना है और इसका सूत्र होता है कि पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुनी एचसीएफ। ठीक है। तो पहली संख्या है 306 गुनी 657। ठीक है। एलसीएम हम लोगों को निकालना है तो एलसीएम को कांस्टेंट रहने देंगे, यानी कि वही रहने देंगे, और एचसीएफ को यानी कि 9 दिया है। ये 9 जब इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, अगर भाग में रहेगा तो गुना में हो जाएगा, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। ये तो आप लोगों को पता होगा। तो ये अभी फिलहाल गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग में कर देंगे। 306 गुनी 657/9 और इधर बच गया क्या? एलसीएम। ये 9 से कटेगा तो 9 तिया 27, 9 चौके 36, ये पूरा कट गया। तो एलसीएम बराबर हम लोगों का क्या निकल गया? 34 गुनी 657। और जब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो जो आंसर आएगा वही हम लोगों का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसका जो गुना होगा हो जाएगा 2 2 3 3 8 और ये हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच पढ़ते हैं। ठीक है। आपको क्वेश्चन नीचे शो कर रहा होगा, आप वहां से उसको देखिए। हम पढ़ रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब कि हमको कह रहा है कि जांच करने के लिए एक सवाल है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को कह रहा है कि जांच कीजिए कि 6 पर पावर जो n है वो 0 पर क्या समाप्त हो सकती है। यानी कि 0 पर जब समाप्त होगा, यहाँ पे 6 पर पावर n जो होगा इसको कह रहा है कि 0 पर क्या समाप्त हो सकती है। यही हम लोगों को जांच करने के लिए बोल रहा है। ठीक है। तो हम लोग इसको जानने से पहले एक पॉइंट लिखेंगे, जो कि है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसको अगर आप ही बताइए कि कोई भी संख्या है, हाँ, और उसको 0 पे हमको समाप्त करना है तो क्या करना चाहिए?
या तो हम लोगों को 2 गुनी 5 करना चाहिए या तो 10 गुनी 1 करना चाहिए, तब ना ये गुना करेंगे 10 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसको 2 गुनी 5 के रूप में होना अनिवार्य है। ठीक है, 2 गुनी 5 के रूप में होना अनिवार्य है, होना चाहिए लिख सकते हैं या फिर अनिवार्य है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 6 और पावर जो n है वो किस रूप में है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 6 का गुणनखंड कर लेते हैं। 6 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ से 3 गुणे करेंगे, यानी कि 2 गुनी 3 आया। और जो कि हम लोगों को लाना था 2 गुनी 5, तब ना 0 पर समाप्त हो सकता था। तो यहाँ पे 2 गुनी 6 आया ना कि 6 आया, तो इसका 0 पर समाप्त होगा, नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट और लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः या फिर चूंकि लिखते हैं, चूंकि 6 पर पावर n 6 पर पावर n पर 0 पर समाप्त है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6 का गुणनखंड 6 का गुणनखंड 2 गुनी 5 के रूप में नहीं है क्या? 2 गुनी 3 के रूप में, 5 के रूप में नहीं है। 6 का गुणनखंड 2 गुनी 5 के रूप में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 6 पर पावर n क्या दिया हुआ सवाल, 6 पर पावर n 0 के रूप में, 6 पर पावर n 0 पर दिया हुआ ना, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है, किसी भी प्राकृत n के लिए, यहाँ क्योंकि यही तो n का बात किया गया, यहाँ पे 6 पावर जो n है, यही तो n एक प्राकृत संख्या, जब n प्राकृत संख्या रहेगा तो वो क्या होगा, 0 के रूप में, यानी कि 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे का क्वेश्चन जो देखेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन जैसे कि हम लोग देखेंगे, ये भी जो है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये उतना नहीं पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिए, एक दो बार और रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, पांचवा जो छठा क्वेश्चन था, क्या था, छठा क्वेश्चन पढ़िए और समझिए। छठा क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बस बहुत आसान है थोड़ा। ठीक है, छठा क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए, क्या क्या व्याख्या करना है हमको, वो दिया हुआ है। व्याख्या करना है कि इतना एक भाज्य संख्या है, ये दिया हुआ 7 गुनी 11 गुनी 13 जोड़ 13, ये दिया हुआ, और इसमें 2 को दिया, और क्या है 7 गुनी 6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 2 गुनी 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। यही हम लोगों को क्या कर रहा है, व्याख्या करने के लिए कह रहा है, भाज्य संख्या है। व्याख्या करें, इसको आप लोग नोट कर लिए, हम मिटा देते हैं इसको। इसको कह रहा है कि नोट भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हल लिखेंगे। दोस्तों, इसको हल करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि किसको कहते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वो होता है कि जो कि
एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त और भी किसी संख्या से कटता है उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन जब अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या का जो परिभाषा होता है वो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे भाज्य संख्या के बारे में बात कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7 × 11 × 13 प्लस 13। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 13 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो गया 7 × 11 और यहाँ पे हो जाएगा क्या प्लस 7 × 11 गुनी यहाँ से तो 1 बचा प्लस 13, ये हो गया। तो ये जब होगा तो ये हो गया क्या 11 7 77, और तो यहाँ से हो गया क्या इसको 13 1 14, सॉरी यहाँ पे तो 13 है ना। इस सबको जब पूरा गुना करेंगे तो 11 7 77 हो जाएगा, ये 13 हो गया। और इन दोनों को जब गुना करेंगे, यहाँ पे तो जोड़ का चिन्ह है, यहाँ तो जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ पे जोड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 13 हो गया और इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 10 करीब 1 8 1 9 1 10, ये हो जाएगा 7 1 8 1 9। क्वेश्चन क्या था, सॉरी गाइस, इसमें जैसे कि हम लोग कॉमन लेंगे 13 को, उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था। इसमें जब हम लोग 13 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 7, यहाँ से 11 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा +1 कॉमन बच जाएगा, और 13 और यहाँ से क्या हो गया 77 और यहाँ से +1। ठीक है, ये हो गया 13 और गुनी यहाँ 77 1 78। ठीक है, और इसको हम संख्या को 1 से गुना कर सकते हैं। किसी भी संख्या को हम 1 से जब गुना करते हैं तो वो संख्या वही रह जाता है जो पहले से दिया हुआ है। तो हम भाज्य संख्या का परिभाषा जो होता है कि वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं मतलब कि अतिरिक्त संख्या से भी कटे वो संख्या भाज्य संख्या होता है, और अभाज्य संख्या एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त किसी से नहीं कटता वो भाज्य। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो इसका तोड़ 3 आ गया, आया ना, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक भाज्य संख्या है, ये एक भाज्य संख्या है। हम लोगों को यही व्याख्या करने के लिए स्टेप 2 में जो है 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 + 5। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो 5 को बाहर जब ले लेंगे तो 7 × 6 हो जाएगा, गुनी यहाँ से 4 बचेगा, गुनी 2 बचेगा, गुनी 1 बचेगा, +1 बचेगा। ठीक है, और इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 7 42 गुनी 4 × 8 +1, और इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 42 × 8 को जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए गुना कीजिए। तो 42 × 8 करते हैं तो 8 दूनी 16 का 84 8 चौक 32 1 33, यानी कि 336 आ गया, और +1 दिया हुआ है, बाहर में 5 है, ये 5 × 337 हो जाएगा। इसमें गुना हम 1 कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या में हम 1 से गुना करेंगे तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये एक क्या है भाज्य संख्या। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अर्थात 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में होने के कारण ये क्या है भाज्य संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 2 से अधिक गुणनखंड, क्योंकि भाज्य संख्या में तो 2 से अधिक गुणनखंड हो सकता है, लेकिन जब अभाज्य संख्या 23, इसका हम गुणनखंड क्या सकते हैं 23 × 1 ही कर सकते हैं। जैसे कि 29 था तो 29 को क्या कर सकते हैं 29 × 1 ही कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 और 2, लेकिन इसमें गिने तो 1 2 3 1 2 3, इसमें भी 1 2 3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण ये एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है। क्वेश्चन देख के घबराने, जो डर गया सो मर गया, ये सुना होगा आप लोगों ने, तो इसलिए क्वेश्चन देख के कभी भी नहीं घबराना है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आ गया बहुत बड़ा, लेकिन वो बहुत शॉर्ट में बनता है।
जितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा उतना छोटा उसका आंसर आएगा, ठीक है, उतना छोटा उसका प्रोसेस होगा। और जितना छोटा उसका मतलब कि क्वेश्चन रहेगा तो उतना बड़ा उसका प्रोसेस होता है। तो इसमें जैसे कि अभी फिलहाल है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 5-6 लाइन में है, लेकिन इसका बहुत ही शॉर्ट है, यानी कि शॉर्ट प्रोसेस है, ठीक है। क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल का मैदान आपने देखा है, आपके एरिया में होगा खेल का मैदान, उसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, मतलब दौड़ने के लिए कुछ होता है, जैसे कि ये खेल का मैदान है, ठीक है, मतलब गोलाकार का है ना, वृत्ताकार, ये एक खेल का मैदान है। इसके चारों ओर, इसके जो चारों ओर वृत्ताकार पथ है, यानी कि चलने वाला, दौड़ने वाला, रनिंग करने वाला, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। चलिए हम लोग यहीं से समझते हैं कि ये एक गोलाकार क्या है, गोल बना नहीं बना, ये एक क्या है, गोलाकार मैदान है, और उसके चारों ओर ये क्या है, वृत्ताकार पथ है, ठीक है, वृत्ताकार क्या है, पथ है, ठीक है। और इसमें कहता है कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में, ये क्या है, वृत्ताकार पथ, अब तो ठीक है, ये एक वृत्ताकार पथ है, ये क्या है, ये गोलाकार मैदान है, ये मैदान है, ठीक। कहता है कि इसमें सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, यानी कि एक लड़की सोनिया को ये चक्कर पूरा करने में, ये पूरा चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगता है। किसको, सोनिया को, सोनिया की लड़की का नाम है सोनिया को, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़िए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बनाने का एक जो होता है तरीका कि एक एक लाइन पढ़िए और उसको समझिए और बनाते जाइए, तभी हार्ड नहीं लगेगा। नहीं तो एक बार में पढ़े तो कि क्या क्वेश्चन पढ़े तो भूल जाइएगा, तो इसलिए एक एक लाइन पढ़िए और बनाइए। कहता है जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, यानी कि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाता है कौन, रवि, रवि एक लड़का है, उसको कितना लगता है, 12 मिनट का। हाँ, तो मान लीजिए कि वो दोनों एक ही साथ, सॉरी एक ही स्थान से, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है, तो एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन को समझिए, एक लड़की है सोनिया, वो क्या कर रही है, इस मैदान पर एक चक्कर जब लगाती है तो उसको 18 मिनट लग जाता है, लेकिन जब एक लड़का जो रवि है वो जब एक चक्कर लगाता है तो उसको 12 मिनट ही लगता है। और दोनों कह रहा है कि एक प्रारंभ स्थान से, मतलब कि एक ही स्थान पे एक ही समय में, मतलब इसी जगह से वो दोनों क्या हुआ, दौड़ना शुरू किया, चलना शुरू किया, यहाँ से भी रनिंग करना शुरू किया, ठीक है। तो कहता है कि कितने समय पर, कितने समय के बाद यहाँ पे दोनों आपस में फिर पुनः मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 12 और 18 का जब एलसीएम निकाल देंगे तो वही जो समय आएगा एलसीएम, वही समय पर ये क्या होगा, आपस में मिल जाएगा। ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये होगा 2 से, फिर सॉरी यहाँ तक 2 से कटेगा नहीं, 3 से ये 2, ये 3, तो हम लोगों का एलसीएम आ गया 2 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 3, 2 तिया 6, 6 गुनी 12, 12 तिया 36, यानी कि 36 मिनट के बाद जो होगा वो क्या होगा, आपस में मिल जाएगा। यही हम लोगों को आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया, ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th का मैथ मैं इसी तरह से एक एक चैप्टर वीडियो बना के और अपलोड करते रहता हूँ यूट्यूब पर, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद दोस्तों।